क्योंकि ये मेरठ जैसी घटनाएं सामान्य घटनाएं नहीं है। ये किसी के 9 टुकड़े करके जो अपना पति है सब कुछ कर रहा है और उसे ड्रम में डाल करके और पानी से और सीमेंट से जमा देना, ये कोई सामान्य घटना थोड़ी मान रहे हो आप इसको। अच्छा एक बात बताना, 20-25 साल पहले आप लोगों ने सुना था कि किसी के काट करके इतने टुकड़े कर दिए? अगर कोई लड़ाई होती थी तो चलो किसी को गोली मार दी है जी, या फिर होता था कि चलो किसी ने किसी की गर्दन पर फावड़ा मार दिया, या उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनते थे अलग से उसने उस पर तबल चला दी। लेकिन वो एक ही बार रहता था। पर ये जो अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, आप सोचो तो सही, मतलब जैसे माताएं सब्जी को बिना किसी संकोच के काटती हैं, ऐसे तसल्ली से बैठ कर के आदमी को काटना, एक बार सोचना जरा। और ये चीजें कहां से पैदा हुई? जिस समय निर्भया केस हुआ और जब उस आफ्ताब नाम के लड़के को पकड़ा गया और उससे सीबीआई वालों ने जब सवाल किया कि जो लड़की 3 साल तुम्हारे साथ रही और जिसने अपने माता पिता सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, 3 साल में उसने तुम्हारे लिए कुछ तो किया होगा, तुमसे प्यार किया होगा, तुमने उससे प्यार किया होगा, कुछ अच्छी बातें रही होगी, तुम साथ में खाए होंगे, साथ में खेले होंगे, साथ में हंसे होंगे, तो तुम्हारे अंदर ये इतनी भीभत्सा कैसे आ गई कि उस लड़की के तुमने 36 टुकड़े कर दिए? तो लड़के ने जो जवाब दिया, मैं सोच रही हूं ये जो चल रहा है वास्तव में, टीवी वाले तो बोल रहे हैं कि ये लोगों को सावधान करने के लिए सावधान इंडिया, पर ये सावधान नहीं कर रहा है, ये अपराध करने के 70 तरीके नए नए तुम्हें बता रहा है। उस आफ्ताब नाम के लड़के ने उत्तर दिया कि मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज देखी थी जिसका नाम था यू, और उस सीरीज के अंदर जो उसका नायक है, जो उसका पात्र है, वो ऐसे ही लोगों के टुकड़े कर करके फेंकता है। तो ये जो मुझे टुकड़े करने का आइडिया आया, ये नेटफ्लिक्स से वो सीरीज देख करके आया। अब ये जो इतनी आसानी से मेरठ में टुकड़े हो गए, एक ने किए तो दूसरे के मन में भी अपराध करने का भाव जागता है। तो ये जो टीवी पर सावधान इंडिया दिखाया जा रहा है, या नेटफ्लिक्स पर या ओटीटी पर जितनी भी ये सीरीज आ रही हैं, ये लोगों को सावधान नहीं कर रही, ये अपराध करने के नए नए तरीके बता रही है। लूटमार कैसे की जा सकती है नए तरीके से, चोरी डकैती कैसे की जा सकती है, किसी को मारने के एक नहीं कितने प्रकार के तरीके हैं, ये सब इजाद हो रहे हैं। तो ये जो संवेदनाएं आज की पीढ़ी के अंदर समाप्त होती जा रही है, आदमी को मारना लोगों ने ऐसा मान लिया जैसे घर में चूहे को मार दिया हो, इतना आसान मान लिया। तो यदि हम युवा पीढ़ी की गलती निकाले कि युवा पीढ़ी का इसमें दोष है और आज की जो पीढ़ी है, ये जो पीढ़ियां हैं ये अच्छी पैदा नहीं हो रही हैं और ये खान पान का असर है और वातावरण का असर है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, चलो युवा पीढ़ी को तो हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले जो बड़े हैं, जो प्रौढ़ अवस्था में है, एक बार अपने हृदय पर हाथ रख कर के सोचना और विचार करना, क्या आज बड़े भी बड़े बनकर के रहना चाहते? जोर से बोलो। सास सोच रही है जब मेरी बहू और मैं चलूं तैयार होके तो एक बार को बहू भी बुढ़िया लगे और मैं बढ़िया लगूं। अगर कोई ये कह दे दुकान वाला, आप दोनों बहने बहने हो क्या, तो सास फूली नहीं समाती, खुद ही आती है घर और बहू जल के कोयला हो जाती है। अब आप चिंतन करना, विचार करना, जब आपने अपनी उस गरिमा को ही समाप्त कर दिया तो आप कैसे एक बहू से अपेक्षा रखोगे कि वो आपके प्रति आंखों में शर्म रखेगी? और ये दकियानूसी बातें नहीं है। कई बार लोगों को लगता है इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट, ये तो दकियानूसी दादा आदम के जमाने की है। ध्यान रखना, दादा आदम के जमाने में भी अनाज ही खाया जाता था, आज भी अनाज ही खाया जाता है और आगे भी पेट अनाज ही भरेगा, सोने के बिस्कुट कोई नहीं खाएगा। दादा आदम के जमाने में भी हमें ऑक्सीजन ही चाहिए थी पेड़ों की,
आज भी हमें ऑक्सीजन ही चाहिए और आगे भी हमें, जोर से बोलो, जीवन अगर चलेगा तो दादा आजम के जमाने में भी जल से ही चलता था, आज भी जल से ही चलेगा और आगे भी, जोर से बोलो, जल से ही चलेगा। और जब समस्याएं आती हैं तो उस समय व्यक्ति पैसे को, रुपए को, ऊंच को, नीच को, किसी चीज को नहीं देखता। उस समय यही सोचता, भैया जान बचा लो, बच जाए बस कैसे, बाकी बातें तो फिर बाद में देखेंगे। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, ये दादा आदम जमाने की बात नहीं है। जिस बड़े ने अपने बड़प्पन को ही खो दिया हो तो वो अगली पीढ़ी के लिए कभी प्रेरणा नहीं बन सकता। आज के बच्चे जो बाहर अपनी आइडियोलॉजी ढूंढ रही है, बाहर जो अपने आदर्श खोज रहे हैं, क्रिकेटरों में, एक्टरों में, एक्ट्रेस में, दूसरे लोगों में, मैं कहती हूं हम लोगों के दिमाग में कभी नहीं आया कि बाहर जाकर के आदर्श खोजे जाएं। हम अपने आदर्श अपने घर में खोजते थे। माँ है हमारी, उसमें हम एक आदर्श देखते थे। एक पिता हमारा हो, उसमें हम आदर्श ढूंढते हैं। हमारे दादा दादी हो, उसमें हम आदर्श ढूंढते हैं। और जिस बच्चे को, जिस बालक को घर के अंदर आदर्श मिल जाएंगे, ऋषि दयानंद कहते हैं वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली है जिसे धर्मात्मा और संस्कारी माता पिता घर में ही मिल जाते हैं।